सेंटेंस दिया है राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? राम इज नोन एज रिपोर्टर, तो कॉपी में लिख लो, जो इन्वर्टेड कॉमे के बाहर होता है उसको बोलते हो रिपोर्टर। फिर से बोलना है। चलो पहले देख लो सेंटेंस को, फिर नीचे दिया है सारा कुछ ना। तो इस सेंटेंस में राम कौन है? राम है रिपोर्टर, जो बात बोल रहा है। और नीचे लिखा है नंबर 4 सैड इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए सैड, मीन राम ने कहा, तो जो सैड है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और नंबर 5 लिखा है जो सेंटेंस उसने बोला, आई एम वेरी बिजी नाउ, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आपका जो राम सैड वाला पार्ट्स है इसको आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब। लिख लो, ब्रैकेट के जो बाहर है उसको बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हो तो उसको बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्लियर हो गया कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब सेंटेंस है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। बोलता है इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म एंड सेड रिटन इन अ सिंपल मैनर। एग्जांपल दिया है, इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल दिया इसने कि जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे अपने शब्दों में, तो आप इसको बोलते हो कि राम ने कहा कि वो इस टाइम पे बहुत बिजी था। ठीक है, पास्ट का यूज हुआ। आगे देखेंगे रूल रेगुलेशन सारे, बट बेसिक सा है कि राम ने कहा कि वो काफ़ी बिजी था। ये हम बोलेंगे किसी के बारे में अपने शब्दों में, तो जो अपने शब्दों में बोला जाएगा वो उसको बोलते हो इनडायरेक्ट स्पीच। अब रूल देखेंगे, बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिक रूल क्या होते हैं? अब इसने आगे क्या दिया है, नंबर 1 रूल है, बोलता है टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच। अरे यार रुको, सो के जागे यहाँ सारे। नंबर 1 लिखा है, बोलता है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब को आप माइंड में लेकर चलना कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है उसकी बात हो रही रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उसको आप चेंज करोगे रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस तरह से है उसके बेस पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करते हो। नंबर 1 क्लियर है? अब नंबर 2 देखो, बोलता है टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस दैम विद एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। जो इन्वर्टेड कॉमास में अंदर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, उसकी जगह आप एक जो शूट करते हैं अपने को कंजंक्शन वो यूज़ करोगे। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं दैट का, तो दैट एक कंजंक्शन है। नंबर 3, टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, वो प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगी, प्रोनाउन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। और प्रोनाउन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन है उसके हिसाब से। नंबर 4 दे रहा है चेंज द एडवर्ब्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब सेंटेंस देखना, एक्टिव एक्टिव जो लिखा है, एक्टिव और पैसिव किस तरह से। राजीव सैड टू मी, राजीव ने मुझसे कहा, आई शैल गो टू द पिक्चर टूडे, आज मैं पिक्चर देख, आई शैल गो टू द पिक्चर टूडे, आज वो पिक्चर देखेगा। ठीक है, ये पिक्चर देखने जाएगा, कुछ मान लो इस तरह से। अब पैसिव वॉइस में देखना, रूल पहले समझने की कोशिश करना कि किस तरह से कन्वर्ट किया है इसने। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोला है, राजीव सैड टू मी, पहला रूल इसने बोला था कि जो आपका इन्वर्टेड स्पीच होती है उसको चेंज करने, उसको जो सैड टू है सैड टू का बना दिया इसने टोल्ड। ठीक है, और ये टोल्ड बना ऑन द बेसिक ऑफ जो आपकी स्पीच है, और कंजंक्शन का यूज़ किया दैट से, दैट का यूज़ यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे करोगे। और आगे देखो आई शैल गो का इसने लिख दिया ही वुड गो। अब ये लिखना नहीं है किसी बच्चे ने भी, बस देखना है कि क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं, आगे सारा डिटेल में दिया है। तो यहाँ पे सैड टू चेंज होकर बन गया टोल्ड, कंजंक्शन यूज़ किया दैट, शैल का बन गया वुड, और टूडे का बन गया दैट डे। अब ये क्यों बन रहे हैं आगे लगेगा इसका पता। अब देखो इस सेंटेंस को डिटेल में, इन दिस अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, जो सैड टू था वो कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। लग रहा है पता आपको कैसे जा रहा है ऊपर से? सर लग रहा है पता, बस देखते चलो साथ साथ ना। पहला पॉइंट बोलता है कि नोट्स अपने हिसाब से बनाते रहना जिस हिसाब से आपको इजी लगता है लिखना। फर्स्ट बोल रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू लिखा है इसको चेंज कर दिया टोल्ड से। नंबर 2 बोल रहा है कि रिपोर्टेड कॉमास ये हटा दिए, जो कॉमा लगे हैं वो हटा दिए, उसकी जगह पे यूज किया कंजंक्शन दैट का। तीसरा पॉइंट दे रहा है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वहाँ पे प्रोनाउन लिखा था आई, आई को चेंज करके कर दिया ही। रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब थी शैल गो, इसको चेंज कर दिया वुड गो में। और लास्ट लिखा कि टुडे को चेंज कर दिया किसके साथ, दैट डे के साथ। अभी हम रूल करेंगे आगे, बट आपने देखा कि इसमें जो चेंजिंग हुए वो क्या क्या चेंजिंग हुए। एक तो सैड टू का टोल्ड बना, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट बन गया, और जो आई था उसको चेंज कर दिया ही से, शैल गो को कर दिया कन्वर्ट वुड गो से, टुडे का बन गया दैट डे। अब देखेंगे ये जो आई का बना ही, ये क्यों बना। अब नीचे दिया है रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस। वेट,
अब देखो कई बच्चे ना 2-2 मिनट बाद आ रहे हैं तो सारा सीक्वेंस बिगड़ रहा है, उनको भी प्रॉब्लम होगी फिर। रूल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलने के रूल क्या है, ये पहले इसने लिखा है जो हमने डिस्कस किया था। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोनाउन हमने किए थे कि प्रोनाउन मेन 4 तरह के लिखोगे आप, 4 तरह के सीखोगे। नॉमिनेटिव को बोलते हो जो सब्जेक्ट में यूज होते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो यूज होते हैं उनको बोलते हो नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सेंटेंस के शुरू में लगते हैं, इसको मानो सब्जेक्टिव। पोजेसिव मीन क्या हो गया, पोजेसिव मीन हो गया जिससे हम अपना रिलेशन बताते हैं दूसरे को, मेरा भाई, आपका, तुम्हारा, उसका। तो ये सारा लिखा है देखो, माई, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर। इनसे हमें ना चीज़ों का पता लगता है कि हमारा इसके साथ रिलेशन क्या है। जैसे हम बोल सकते हैं यू आर माई ब्रदर, माई जो है वो यू का भाई है, तो यू का रिलेशन हो गया कि मेरा, माई। और नंबर 3 लिखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन हो गया कि जो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाएगा, मी, वी का अस लिखोगे, यू का यू रहेगा, ही का हिम रहेगा। अपना अपना फोन ना सारे म्यूट रख लो, ऐसे फिर आवाज़ आ रही थोड़ी सी, म्यूट कर लो, जब बोलोगे तो आप बोल देना। ही का हिम करोगे, शी का ऑब्जेक्ट में लिखते हो हर, देम, ये कॉमन सेंस है इसमें, ये आपको पता है। और रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि कोई काम है, जैसे आई है, अगर कोई काम कर रहा है उसका प्रभाव उसी पे पड़ रहा है, तो आई को माई सेल्फ बोलोगे, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये चार्ट आपने पहले भी किया है जिस टाइम प्रोनाउन की क्लास हुई थी, अब सारा कुछ वहीं का यूज़ हो रहा। अच्छा जी, इतना हो गया क्लियर। अब देखेंगे आगे, बोलता है कि प्रोनाउन, यहाँ पे मेन टॉपिक हो गया शुरू, अब ध्यान से लिखते जाना, देखते जाना। बोलता है प्रोनाउंस आर चेंज्ड, जो आपके प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन कहाँ पे, स्पीच वाले। म्यूट रखो, म्यूट सारे, जब बोलोगे तब बोलना सारे। प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल डेस्टिनेशन एज सन वेयर। फॉर्मूला दिया ये SON का, सन का फॉर्मूला। यहाँ पे S का मतलब होगा सब्जेक्ट, O का मीनिंग है ऑब्जेक्ट, N का मीनिंग होगा नो चेंज। प्रोनाउन को चेंज करने का, जो स्पीच के अंदर प्रोनाउन आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनको किस तरह से कन्वर्ट करना। ओ लिखा है यहाँ पे, या तो S लिखेगा आगे, ये O लिखेगा, ये N लिखेगा, इसका रिप्रेजेंट करे। S लिखेगा तो मतलब सब्जेक्ट, O लिखेगा मतलब ऑब्जेक्ट, N लिखेगा तो मतलब नो चेंज होगा। अच्छा जी, अब देखो बोलता है फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आपको शुरू में बताया है, आई, वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। अगर अंदर स्पीच के अंदर अगर आई आएगा या वी आएगा, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो, उसमें उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मान लो ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आगे लिखा है आई, ही सैड टू मी आई एम अ गुड बॉय, उसने मुझे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट पर्सन आएगा आई, ठीक है, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ही के अकॉर्डिंग। शुरू में था ही सैड टू मी आई एम अ गुड बॉय, आई को चेंज करना आपने क्या देके, जो वर्ब का फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब करेंगे नंबर 2, सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन सिंगल एक होता है यू, तो यू को आप चेंज करोगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है स्पीच के अंदर, कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन लिखा है तो आप उसको चेंज कर देना, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें लगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर सेकंड पर्सन लिखा हुआ तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा उसके हिसाब से चेंज करोगे। नंबर 3 लिखा है देयर इज नो चेंज इफ इट इज़ अ थर्ड पर्सन। अगर स्पीच वाले हिस्से में थर्ड पर्सन लिखा है, थर्ड पर्सन मीन ही, शी, इट, या नाम लिखा है किसी का, तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे आएगा। अगर सेंटेंस होता, एग्जाम्पल देखना सारे ढंग से, ही सैड टू मी आई एम अ गुड बॉय, तो ये चेंज होना था ही टोल्ड मी, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज कर देना था सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उस आई का बन जाना था ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। और नंबर 2 जो लिखा है, नंबर 2 में लिखा है कि सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में होता ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम अ गुड बॉय, तो इस केस में आई की जगह होता है यू आर अ गुड बॉय, तो यू को चेंज करना था हमने मी के हिसाब से, क्योंकि मी जो वो ऑब्जेक्ट में लिखा है, ही सैड टू मी, तो जो मी आया उससे चेंज कर देना था इसको, जो यू था। और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज रहना था। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी समझने में तो बताओ, फिर से करना रिवाइज फिर। अरे कोई बोलेगा? सर आ गया समझ। इतना क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, इसमें 1% का भी डाउट नहीं चाहिए ना, सारा कचरा हो जाएगा जो करेंगे हम लोग। तभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट का लग जाए पता, नोट्स भी साथ साथ बन जाएंगे। एक बार फिर से देखो, पहली बात है कि माइंड में रखनी, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो लिखा होता है ही सैड टू मी, इसको बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हो रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और नंबर 2 रखना आपने याद कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें अगर फर्स्ट पर्सन बीच में कहीं भी आएगा उसको वर्ब के सब्जेक्ट वाले हिस्से से चेंज कर देना, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट वाले हिस्से से चेंज कर देना। अगर स्पीच के अंदर ही, शी, इट थर्ड पर्सन आएगा तो वो चेंज नहीं रहेगा, तो वो नाम का नाम ही रहेगा। ही सैड टू मी राम इज़ अ गुड बॉय, तो सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी, राम का राम ही रहेगा, राम का चेंज नहीं होगा, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब चलते हैं रूल नंबर 1, एग्जाम्पल आएगा, देखो एग्जाम्पल से समझाओगे आप।
रूल नंबर 1 बोलता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये जो बात हमने करी अब इसमें देखो, डायरेक्ट सेंटेंस है सी सेज, बै कहती है आई एम इन 10th क्लास, मैं 10वीं क्लास में हूँ। इनडायरेक्ट में क्या किया, सी सेज, बै कहती है आई एम, आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, शी था, शी का इन्होंने शी लिख दिया, ठीक है, तो सी का सी रहेगा इधर। ये कहना चाह रहा है इस रूल नंबर 1 में। नंबर 2 सेंटेंस है आई से, मैं कहता हूँ आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं कहता हूँ कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इनडायरेक्ट में फिर देखो आई आया तो आई को कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में भी आई है तो आई का आई रह गया। जो ऊपर सेंटेंस था उसमें आई का बन गया शी, क्यों बना, क्योंकि वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो बना शी। सेकंड में आई का आई रह गया, रीज़न है कि जो आपका वर्ब है, वर्ब में सब्जेक्ट है आई का आई रहेगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट होगा तो साथ साथ बोल देना, फिर गाड़ी पीछे नहीं हटाएंगे हम। अच्छा, एक रूल तो हो गया जी क्लियर। नंबर 2 रूल देखो, पूरा स्ट्रक्चर बताया इसमें हर पॉइंट का। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है सेकंड पर्सन, अगर स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का यूज़ होगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। अब इसमें यूज़ हुआ है, देखो डायरेक्ट में लिखा है सी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, तो स्पीच के अंदर यू है लिखा, यू को कन्वर्ट कर दिया वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट था मी का कर दिया आई, तो यू को कन्वर्ट किया मी से, मी का यहाँ पे बन गया आई। और नंबर 2 है, नंबर 2 में शी सेज टू हर यू हैव डन योर वर्क, यहाँ पे यू को कन्वर्ट कर दिया हर से, हर का बन गया सी। और नंबर 3 है आई से टू देम यू हैव डन योर वर्क, यहाँ पे यू को चेंज किया किसे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि सेकंड पर्सन। क्या बोल रहे हो? चलिए आवाज इज नॉट कमिंग। यार कमिंग नहीं हो रही आवाज़, तो सामने दिख रहा है ना आपको, अंडरस्टैंड करो। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया तो बाकी 3 भी सेम है। यहाँ पे यू को कन्वर्ट किया दैम से, दैम का बन गया दे। अब आपको लग रहा होना पता कि प्रोनाउन का कितना बड़ा रोल होता है। प्रोनाउन जो वो आदि इंग्लिश घुमाते हैं सारी, अगर प्रोनाउन आपको पता ही नहीं है कि सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें देख लो, ये सिर्फ इस जो सेकंड वाला लिखा ना आपने, ये है रूल नंबर 2। इसमें सिर्फ आपको बोला गया कि अगर आपका स्पीच में सेकंड पर्सन यू है तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। अब मेरे को बच्चे बताएंगे जो भी जिसको लगा समझ, अगर फर्स्ट पर्सन दिया होगा रिपोर्टिंग स्पीच में उसको किस तरह चेंज करेंगे? आंसर करो मेरे को, तभी लगेगा पता कि आप सोए हो कि जागे हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब्स के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ओके, अगर सेकंड पर्सन दिया होगा तो, अगर सेकंड पर्सन दिया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। बस ठीक है, बस इतने समझना था यहाँ तक। अब और आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 3 जो हमने सीखा वो सीखा कि अगर थर्ड पर्सन दिया रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं करते उसको। यहाँ पे देखो ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बोला, ही को चेंज नहीं किया, ही का ही रहेगा। दे है, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, दे का दे रहेगा। तो अब आपको लगे ना बता आई को किससे चेंज करना, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करोगे? अगर थर्ड पर्सन है तो वो तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा जी, अब चलते ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने 2-3 बातें सीख ली। एक तो सीख लिया कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट, उसमें आई यू वी दे, इनको चेंज कैसे करोगे। और अब सीखेंगे आगे कि रूल ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। अब टेंस क्या क्या गेम है, टेंस किस तरह से बदलेंगे, तो ज़्यादा इसमें काम धाम नहीं होता है नरेशन में, इसमें एक ही टेंस बदलता है आपका। देखो इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन देयर विल नो चेंज इन द वर्ब ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, ही सेज टू मी भी हो सकता है, ही विल भी हो सकता है। तो अगर आपका प्रेजेंट में है ही सेज तो ये प्रेजेंट है, ही विल से ये फ्यूचर है। अगर इस तरह से लिखा होगा तो जो आपकी अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच होती है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसी टेंस में लिख दोगे। एग्जाम्पल, द टीचर सेज, टीचर कहते हैं, अरे यार रुको, देखेंगे द टीचर सेज, टीचर कहते हैं गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, गायत्री स्टेज पे परफॉर्म करती है। अब टीचर सेज है जो प्रेजेंट में है, तो इसको जब कन्वर्ट किया तो सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ किया और बाकी सेम रह गया सेंटेंस, गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। अंदर कोई चेंज नहीं किया, स्पीच में कोई चेंज नहीं हुआ, पर कंडीशन है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो होनी चाहिए प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। अब एक बार ये देखो, द टीचर इज सेइंग, ये भी प्रेजेंट में हो रहा है तो आगे फिर सेम रह गया, अंदर का सेंटेंस सेम रह, गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। यहाँ पे सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया आगे दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज।
अब इसी सेंटेंस को फ्यूचर में लिखा है, द टीचर विल से, टीचर कहेंगे, गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो इसका जो चेंज किया तो इसमें सिर्फ दैट लगाया, बाकी टेंस सेम है। टेंस था स्पीच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यू रहा। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, तो आपको अंदर का जो पोर्शन है वो चेंज नहीं करना होता, सेम टेंस में लिख दोगे। सिर्फ सैड जो पास्ट वाला है वही चेंज करोगे। और बढ़ेंगे आगे, ये आगे देखो, बोलता इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी है किसमें, पास्ट में, तो टेंस ऑफ द वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, तो वो चेंज हो जाएगा। आगे एग्जांपल दिया है, किसमें चेंज होगा, पास्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल देखना यहाँ पे, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पे लिखा है पास्ट में, द टीचर सेड पास्ट में है, तो अंदर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सॉरी, तो इसको चेंज किया, तो इसको चेंज करते बार इसने लिखा द टीचर सेड दैट, आई एम का बन गया सी वॉज, आई एम का बन गया सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो टेंस चेंज हो गया। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूस। आगे इसमें सारा स्ट्रक्चर दिया होगा नोट्स में, जिससे आपको पता लगेगा भाई कौन सा टेंस होगा तो किस टेंस में चेंज कर देंगे। एक और देखो, सी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने मुझे कहा आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि मैंने सवेरे ना ब्रेकफास्ट किया था। इस टेंस को चेंज किया, सी हैड टेकन, पास्ट का जो इंडेफिनिट है वो कन्वर्ट हो गया पास्ट के परफेक्ट के साथ। आगे रूल लिखे होंगे किस तरह से चेंज होंगे, ये एग्जांपल दिया आपको। अब ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस टू पास्ट फॉर्म इज एन इंडेक्स स्पीच फ्रॉम द वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच, किस तरह से चेंज होंगे। पर ये रूल अप्लाई सिर्फ उसी कंडीशन में होंगे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रूल चेंज होंगे, अदरवाइज रूल चेंज नहीं होगा, फिर सेम ही रहेगा, जैसे स्पीच होगी वैसे रहेगी। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट। अब जब सिंपल की बात होती है तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये ले लेना कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और जो आपने सिंपल सेंटेंस सीखे थे जहाँ पे इज, एम, आर या हैज़, हैव का यूज़ करता है, उसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर बाजवर या फिर हैड के साथ। ये सारे पॉइंट लिखने आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सीखने वाला, बाकी तो सारे ऐसे कथा ही थी। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस से। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट के साथ। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू से। तो एक थ्योरी तो सिंपल हो गई कि जो प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं 4 टाइप्स के, सब चेंज हो जाएंगे पास्ट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक तो सिंपल हो गया। अब याद रखने बाकी ये जो है। नंबर 5, अगर सिंपल पास्ट मीन वाज, वर, हैड, इसको चेंज कर दोगे पास्ट के परफेक्ट के साथ। पास्ट का कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दो ही चेंज होते हैं। ये जो पास्ट टेंस है इसमें सिर्फ आपके 2 चेंज होंगे, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और नंबर 2 पास्ट का कंटिन्यूस। और चेंज भी होके पास्ट में ही होंगे चेंज। पास्ट इंडेफिनिट को बदलोगे पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट का कंटिन्यू है उसको बदलोगे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू से। इन दोनों में आपके पास्ट के चारों टेंस कंप्लीट हो गए, इस करके 2 ही चेंज होंगे आपके। ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, अब आ जाती है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको क्या करना, फ्यूचर में लिखा है फ्यूचर टेंस विल शैल, मतलब फ्यूचर का सिर्फ इंडेफिनिट टेंस है जिसको चेंज करना आपने। फ्यूचर इंडेफिनिट को बदल दोगे, विल की जगह कर दोगे वुड। विल है, शैल है। मॉडर्न इंग्लिश में शैल क्लोज हो गया, अब शैल की स्टडी नहीं होती। आज की डेट में सिर्फ आई बोलो, वी बोलो, यू बोलो, सबके साथ विल ही लगता है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे उस टाइम करते थे कि आई के साथ, वी के साथ शैल का यूज़ होता है। पर मॉडर्न इंग्लिश बोलती है कि आप देखो मत, कुछ भी फ्यूचर की बात है विल बोल दो। तो अगर विल और शैल है तो वुड का यूज़ कर दो। नंबर 8 रूल है, अगर मॉडल्स लिखा है कैन, कैन को बदल के कर दो सेकंड फॉर्म है कुड। अगर मे लिखा है तो मे को कर दो माइट। ठीक हो गया, लग गया इन रूलों का पता किसी को डाउट कोई? देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होगे तभी तो प्रैक्टिस करोगे ना। तो आपके कंसेप्ट ये सारे सिंपल है। इसका लिंक भी डालूंगा, चाहे देखो टारगेट स्टडी है कोई, इनकी साइड से उठाया मैंने भी। इनको मैं वर्बली भी बता सकता था आपको, पर वर्बली में क्या है कि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल होते हैं, तो इनको आपको देखना पड़ेगा एक बार। अब देखेंगे आगे, ये आपके 9 टाइप के हो गए कि चेंज करने के क्या फंडे हैं। अब इसको रिवीजन करने का क्या फॉर्मूला है, रिवीजन करने का फॉर्मूला होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में विल शैल का बनेगा वुड, कैन का कुड, मे का माइट। अच्छा जी, अब देखें क्या देता है ये। बोलता है सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ रूल 2, अपवाद। इसके जरूरी नहीं बोलता कि इसी तरह कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पे इन रूल के हिसाब से नहीं बनता। मीन कहने का ये है कि कई बार ऐसा भी रूल आएगा कि जहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं कर पाओगे, उसका कुछ अपवाद है। अपवाद समझेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन होती है।
बोलता है इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं कर पाओगे आप, चाहे पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में लिखी है आपकी वर्ब, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होगा। और हैबिचुअल फैक्ट, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। और जो आपकी हैबिट्स होती है, हैबिचुअल फैक्ट, उनको भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। पर इनकी टेंशन नहीं लेनी है, बड़े रेयर चांस होते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 1 नंबर का आ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड होगा, अदरवाइज आपके नॉर्मल होते हैं। तो मेन फोकस आपने दूसरी साइड रखना। ये जो एक्सेप्शनल केस है, ये 100 मार्क्स में से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो उसको छोड़ ही देते हो आप, तो भी आप 99 ले लोगे ना। अगर इसको आप चेंज भी कर लेते हो ना, ही प्लेस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देते हो पास्ट इंडेफिनिट से, तो भी इतना ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्पोकन में चलता है। टेस्ट में मिस्टेक हो जाएगी, तो जब सीखना है तो अच्छे से सीख लेंगे। अब बोलती बार हम नहीं देखते ना कि हमारी हैबिट आ रही है क्या आ रहा, तो इसको चेंज भी कर लोगे, ही प्लेड भी कर लोगे, तो भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं माननी जाएगी। पर आपने कोशिश करने की, समझ आना जिस टाइम आपकी हैबिट की बात हो रही है। तो राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड, सेम रहा सेंटेंस। अच्छा जी, एक तो हो गया ये वाला एक्सेप्शंस। और क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं? बोलता अगर रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी चेंज नहीं करना। जैसे हमारे टीचर ने कहा अशोका लेफ्ट वार आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगा, कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये सच्चाई है, हिस्ट्री में पढ़ा है ये आप लोगों ने, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भी इसमें चेंज नहीं करना। अवर टीचर सैड अशोका लेफ्ट वास, ठीक है, ये भी सेम हो गया। देखो एक और अपवाद लिखा है इसमें, बोलता इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट अ टाइम, अगर एक ही टाइम पे 2 एक्शन हो रहे हैं स्पीच के अंदर, तो भी आप चेंज मत करना टेंस को। जैसे माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच, मेरी वाइफ खाना बना रही थी और मैं पढ़ाई कर रहा था। एक टाइम पे 2 काम हो रहे थे, घरवाली लगी थी खाना बनाने और मैं लगा था क्लास लगाने, तो वो टेंस बनेगा, तो भी आप सेम रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके। एक्सेप्शन 4, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन्स कंडीशन देयर इज नो चेंज, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में इमेजिन हाइपोथेटिक कंडीशन है, कल पढ़ा है ना आपने, हाइपोथेटिक इमेजिनरी, सिर्फ ख्वाब, तो भी आप चेंज मत करना। बोलता सी सैड, उसने कहा इफ आई वर रिच, कल पढ़ा है देखो आपने, कंडीशनल आई के साथ वर का यूज किया है कंडीशन में, अगर इफ नहीं होता तो आई के साथ वाज लिख होना था। तो यहाँ पे लिखा सी सैड, उसने कहा अगर मैं अमीर होता तो मैं हेल्प करता, किसकी? हिम, उसकी हेल्प करता। तो जब आपका सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन 3 हाइपोथेटिक, कंडीशन भी हाइपोथेटिक प्लस आउटपुट भी हाइपोथेटिक, नहीं नंबर 2 है यार, टाइप 2 है और कंडीशन नंबर 3 है। ठीक है, वुड का यूज़ किया ना, तो टाइप 2 और कंडीशन नंबर 3 है, तो भी चेंज मत करना, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और क्या दे रहा है? बोलता इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन हैड थर्ड फॉर्म, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, टू इनफिनाइट, टू फॉर्म लगे टू, जैसे आई गो टू स्कूल, गो इस तरह टू लगा है ना, तो वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट टू एक्सेट्रा, देन देर इज नो चेंज, तो भी चेंज मत करना। इनफाइनाइट यहाँ पे शुड को माना गया है, सीट सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आप इतना ज़्यादा डी में मत जाना, ये सेंटेंस आते हैं बड़े रेयर, इस तरह के लाइफ में कभी यूज़ करने वाले नहीं हो आप टेंस, ये सिर्फ नंबर के लिए होते हैं। अगर आप जो ऊपर की एक्सेप्शन छोड़ दोगे, एक्सेप्शन पर मेन याद रख लो कि एक्सेप्शन में या तो हिस्टोरिकल फैक्ट है या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपने करना है, हाइपोथेटिक कंडीशन है तो भी आपने करना, अदरवाइज इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखोगे सम अदर स्मॉल चेंजेस दैट यूज टू टेक प्लेस वाइल चेंजिंग, कुछ छोटे मोटे चेंजिंग होते हैं। अगर स्पीच में हेयर आता है उसको देर में कर दो चेंज, अगर स्पीच में लिखा है नाउ तो देन में बदल दो, दिस का दैट, दिस का दोस, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, टुमारो को नेक्स्ट डे,
नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, चलो थोड़े ये कर लेते हैं मैं थोड़ी। नेक्स्ट वीक को बोलेंगे द फॉलोइंग वीक, अगो को बिफोर, दस सो में, हैंस देंस, इधर दिदर, कम गो, ये चेंज हो जाएंगे। एक वार्निंग दे रहा है, नोट एन इन इनडायरेक्ट स्पीच we talk about such incidents that are after the time of reporting and had happened away from the place of reporting. Therefore the word that show near us has to be replaced by the words that show distance. ये ज़्यादा एडवांस चला गया कुछ है ना। बोलता some exception in these changes, इसको छोड़ दो। कम इज चेंज टू गो, कम जो वो गो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए आपको ना फिर स्पेशल क्लास लगाना पड़ेगी, इसको छोड़ दो। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। असैरेटिव सेंटेंस है। अगर असैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? असैरेटिव सेंटेंस हो गए जिसमें ऑर्डर मारा है किसी को कि जाओ, जाके उधर बैठ जाओ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें आज्ञा है, परमिशन है, उसको बोलते हो असैरेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल क्या है? इफ देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, देयर इट शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे ही सेज, हम तो बोलते हैं ना ही सेड टू मी, तो मी क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा, आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इस तरह से चेंज नहीं हो पाएगा। आगे रीजन बड़े ज़्यादा लिखे इसने, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट लिखा है ही सेड टू मी, अगर टू मी लिखा है, देन से इज चेंज टू टेल। तो से लिखा होगा तो या तो टेल बोल दो, सेज बोल दो, से का टेल बोलोगे, सेज को टेल में बदल देना और सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये तो यार रूल लिखा है कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हो तो लिखा है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट, सेड टू को रिप्लेस कर सकते हो रिप्लाइड। ये सारा जो नंबर 3 है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इस सारे चैप्टर में। बोलता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, अगर उसके अंदर किसी की बात का रिप्लाई किया है तो वहाँ पे सेड टू का टोल्ड मत कर देना, तो वहाँ पे रिप्लाइड कर देना। अगर किसी की इन्फॉर्मेशन पास हुई है तो इन्फॉर्म्ड कर देना, स्टेटेड कर देना, एडेड, रिमार्क्ड, एसर्ट, एस्योर्ड। ये सारा बड़ा तामझाम है, इतने में पढ़ना नहीं है आपको। रिमाइंडेड, रिपोर्टेड और कंप्लेंटेड एक्सेट्रा कर देना चेंज। बट आप 2-3 पॉइंट रख लेना याद कि रिप्लाइड कर दो, इन्फॉर्म्ड कर दो। रूल नंबर 2 क्या लिखा है? बोलता पुट कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ चेंज द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच एज एनलिस्टेड अर्लियर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ काम की बात बताऊंगा। ये देखो, सी सेड टू मी आई शैल स्लीप नाउ, उसने कहा कि मैं सो जाऊंगा, मैं अब सो जाऊंगा। कन्वर्ट कैसे किया? सी टोल्ड मी दैट, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, शी के साथ। तो सी टोल्ड मी दैट शी, शैल का बन गया वुड, सी वुड प्ले देन। स्लीप नाउ का क्या कर दिया इसने? प्ले देन कर दिया। स्लीप देन आना था, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसने भी। सी वुड स्लीप देन, खेलूंगा उल्टा कर दिया ना इसने, प्ले को हटा दो, स्लीप लिखना इधर आप। अब ये देखो काफ़ी लेंथी है ना यार, इसके लिए फिर क्लास वो करना पड़ेगी ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी पे। इतने में जाना नहीं, इतने में जाओगे तो जो पिछला गया वो भी भूल जाओगे। बस था वैसे थोड़ा ही था, ऐसे डर लग रहा है ना, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये तो। वैसे इतने में जाना नहीं आपको सिर्फ जो ऊपर के स्टार्टिंग के लिखे सेंटेंस को चेंज कैसे करोगे वो है। चलो फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सम अप कर देता हूँ किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ ही दो। अब आ जाओ क्लास पे, जो पढ़ा उसको मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा आपके लिए सिंपल।
जूम गायब हो गया क्या? स्टॉप शेयर। आ गए भाई अपने। करो वीडियो करो चालू सारे। अरे कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। अब दिख गए, ठीक है। अब देखो, रूल होता है स्टडी का कि पहले पढ़ो, फिर है कि समझो, और समझने के बाद क्या करो, मेडिटेट करो। मेडिटेट का मतलब होगा कि जैसे क्लास फिनिश हो जाएगी ना आपकी, तो क्लास फिनिश होने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसा नहीं कि फट से चले गए सीधा खाने लग पड़े। पढ़ाई का रूल होता है कि पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझो, समझने के बाद उसको मेडिटेट करो। मेडिटेट मीन आंखें बंद करो और 5 मिनट के लिए पूरी पिक्चर चला दो क्लास की कि क्या क्या हमने कवर किया। और जब आप मेडिटेट कर लोगे तो उसको डाइजेस्ट कर लेना, पचा लेना। मतलब ऐसे नहीं कि हल्ला ही कर देना घर में कि आज तक नरेशन लग गया बता सारा कुछ, है ना। तो ढोल नहीं बजाना होता है, अगर नॉलेज सीख लिया तो उसको पचाना होता है। और जब आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे फिर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। सीखने के बाद अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तो 2 दिन नहीं रहेगा माइंड में, तीसरे दिन गुल हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप होते हैं स्टडी करने के। पहले पढ़ो, सीखो, उसके बाद मेडिटेट करो, डाइजेस्ट कर लो, और लास्ट में एक्शन मोड में आ जाओ कि उसको यूज़ करना शुरू कर दो, फिर आप मास्टर बन जाते हो। अच्छा जी, अब बोलते हैं कि हमने किया क्या प्रैक्टिस। हमने सीखा कि जो नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पोर्शन है उसको बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलो, रिपोर्टेड वर्ब बोलो, एग्जैक्ट आपको बुक में मिलेगा इन्फॉर्मेशन। रिपोर्टेड बोलते हो, रिपोर्टिंग बोलते हो, बट हम लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हो रिपोर्टिंग स्पीच। स्टार्टिंग के पॉइंट में ये 2 चीज़ें माइंड में बिठा ली। अब दूसरी बात आएगी कि चेंज कैसे करना। तो चेंज करने का रूल इसने बता दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में लिखी है या फ्यूचर में लिखी है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज नहीं करनी आपने, टेंस चेंज नहीं करना उसका। एक माइंड में ये हो गया। फिर इसने समझाया हमें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में लिखी है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी होगी स्पीच तो चेंज कर देना पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में कर लेना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको कर लेना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर बारी यानी पास्ट की। पास्ट का इंडेफिनिट है उसको कन्वर्ट कर दो पास्ट के परफेक्ट से। पास्ट कंटिन्यूस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद आ जाओ विल पे, फ्यूचर में। विल शैल कन्वर्ट करना सिंपल वुड में, कुड में। और अगर आपका लिखा है, इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इसके बाद था कैन या फिर मे, तो इसको सेकंड फॉर्म में कर लो। कैन का बन जाएगा कुड, मे का बन जाएगा माइट। ठीक है, मे का माइट ही बनेगा ना। यस सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस है ना, मे का माइट ही है। यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें बेसिक आइडिया लगे कि भाई देख इसमें चेंज करने की क्या बातें हैं। पहले हमें लग गया पता रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसने ये भी बता दिया कि अगर सेम सेंटेंस होगा तो किस तरह से चेंज होगा। अगर पास्ट में लिखा है सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो अंदर का जो मटेरियल है उसको टेंस चेंज कर लेना। अंदर का टेंस समझना पड़ेगा आपको कि किस टेंस में बात हो रही है। अगर लिखा होगा आई एम गोइंग टू स्कूल तो इसको कन्वर्ट कर देना। आई का जो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मोटे तौर पे समझ लो, आई एम गोइंग टू स्कूल को बोलोगे आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क तो आई हैड बोल देना। ठीक है, इस तरह से रूल है। फिर इसने ये भी बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कहीं पे आई आता है, वी आता है, तो उसको चेंज करना आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यू आता है तो उसको चेंज कर देना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देख के। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ही शी इट या फिर वर्ब की ही शी इट
ही शी इट आएगा थर्ड पर्सन, तो उसको चेंज मत कर देना, वो वैसे ही लिख देना। और मैक्सिमम नाम आता है, एक ही शीट बड़ा कम आता है, नाम आता है ज़्यादातर। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर। फिर इसने थोड़ी सी वार्निंग दे दी हमें कि भाई देख, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट में टेंस होगा, मीन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो कुछ स्थिति ऐसी भी होगी जो आपको रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं करनी। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन होगी आपकी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच लिखी है यूनिवर्सल ट्रूथ, टीचर ने कहा ना, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो इसको चेंज मत कर देना, द अर्थ वॉज राउंड। तो इसका सिंपल रहेगा द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये एक वार्निंग थी, एक्सेप्शन था। और एक इसने लिखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है कोई, जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, आज़ाद हुआ था, तो ये भी हिस्ट्री है हमारी कि सच में भाई 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। जैसे द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, द इंडिया इंडिपेंडेंस आगे 15 अगस्त 1947 हुआ है, हैव से भी बन सकता है सेंटेंस, हुआ वो भी बन सकता है सेंटेंस। तो आपने देखना नहीं, कुछ भी चेंज कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे लिख देना। दो तीन तरह का बताया इसने, हैबिचुअल भी बताया एक, हैबिचुअल में इतना जाना नहीं आपने, इसको इतना गौर देते नहीं है। दो तीन बातें होती हैं मेन, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हिस्ट्री का डेटा हो, ये दो बातें माइंड में रख लो, बाकी ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, समझ रहे हो? जैसे आपको ना, मान लो कि पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको 10 पिज़्ज़ा रख देंगे तो खा लोगे तो क्या होगा? काम खराब हो जाएगा ना। अगर आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा, आपको पानी की एक बूंद देते हैं तो शांत हो जाएगी भूख, और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी रोटी दे देंगे तो आपकी भूख जो शांत हो जाएगी। तो ज्ञान उतना ही माइंड में लेना जितना आप अंडरस्टैंड समझ रहे हो। दुनिया भर का डाल लिया ज्ञान दिमाग में और रिजल्ट जीरो रह जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। थोड़ा खाओ, थोड़ा सीखो, बस डाइजेस्ट कर लेना, पचा लेना उसको अच्छे से, ताकि हमें आगे यूज़ कर सकें। इतना सा काम है नरेशन का। बाकी जो बुकों में होता है वो तो आपने सब्जेक्ट पढ़ना भी, मान लो इंग्लिश में एमए कर रहे हो, ठीक है, तो एमए पढ़ रहे हो, वहाँ पे तो आपको हर एक चीज़ का लगेगा ना पता, वो सब्जेक्ट है। रियल लाइफ में चलता है स्किल, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अब मोदी, हमारे मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे डिग्री थोड़ी उनके पास की एलएलबी कर रखी है उन्होंने, लेकिन बोलने का जो तरीका है उनका पूरी दुनिया पे राज कर है ना बंदा, वो पूरी दुनिया को समझाने में सफल है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा होगा, जितनी पोस्ट पे नौकरी कर लो, आईएएस बनने के लिए कितना संघर्ष है। किसी एक बच्चे का सपना तो नहीं है मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। अरे है किसी का सपना तो नाम बोलो, देखना चाहते हैं हम लोग कितने बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए क्लियर हैं, सोच रखते हैं लाइफ की। सर और अंकिता कुमारी यार, आपका ना डायलॉग सदाबहार हो गया भाई, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बाकी किसी की नहीं आती, सिर्फ आपका डायलॉग लगता है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। रिश्वत ले रखी है क्या आप लोगों ने? ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जिसका ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना, है कोई बच्चा हमारे बीच में बैठा? आईपीएस बनना, आईएएस बनना, है तो नहीं ड्रीम किसी का? थोड़ी क्लास है इसके बारे में, बड़ी टेक्निकल पॉइंट, अगर किसी का है ड्रीम तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा आगे पिक्चर क्या होने वाली है। चलो वैसे हमारी क्लास हो गई फिनिश ना, बट थोड़ी अब जनरल नॉलेज ले लेते हैं, लाइफ का तजुर्बा ले लेते हैं। देखो, इंडिया में ना लोग पागल हुए पड़े इस टाइम, आईपीएस, आईएएस या फिर अधिकारी बनना, सरकारी जॉब है सबसे, इंडिया की सबसे हाई पोस्ट होती है जो यूपीएससी क्लियर करते हैं सरकारी जॉबों में। अब इसके पीछे फ्रॉड कितना है, इसके पीछे फ्रॉड समझना क्या गेम है सरकार की। इंडिया में हर साल 11 लाख बच्चा जो है वो अप्लाई करता है यूपीएससी के लिए। अगर कोचिंग तो लेना पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि अपने माइंड से पढ़ लोगे, 1 साल की कोचिंग का खर्चा है बड़े बेकार से बेकार इंस्टीट्यूट का 2 लाख रुपए, और कम से कम
एज अगर 17 साल से शुरू करते हो आप तो 30-32 साल तक आपको स्टडी करना पड़ेगी। पहले शॉट में कोई होता है बिरला जो निकलता है। तो 10 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल का मतलब है 25 लाख का खर्चा। इसके अलावा यूपीएससी में दिन रात पढ़ता है बच्चा, सवेरे से दिन के 10-12 घंटे उसको स्टडी करना पड़ेगी और दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। शादी ब्याह सब कुछ छोड़ना पड़ेंगे, संडे मंडे कुछ नहीं देखना, टीवी भी छोड़ना पड़ेगा। एक कमरा, जैसे हमीरपुर में कुछ ऐसे बच्चे मेरे फ्रेंड भी हैं जो इसी की अब तैयारी कर रहे हैं। दूर के बच्चे शिमला से हैं, मंडी के हैं, अलग अलग जगह के। हमीरपुर में एक कमरा ले रखा है, कमरे में खाना, कमरे में सारा कुछ उनका कमरे में ही है। घर से खर्चा आता है, उनको घर वालों ने बोला कोई टेंशन मत लो, आपने पास टेस्ट क्लियर करके देना। मैं तो उनकी लाइफ क्या है कि 30-32 साल एज हो गई उनकी। अब 30-32 साल जिस बच्चे की एज हो जाएगी, जिसको दुनियादारी पता ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा पढ़ाई कर रहा। तो अगर मान लो उस बच्चे को सरकारी जॉब नहीं लगती है, तो जिस बच्चे ने अपने 15 साल बर्बाद कर दिए वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा ना, और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूपीएससी के लिए 11 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसमें से पोस्टें होती है 1000 बच्चे का सिलेक्शन होगा। 1000 बच्चों में हर किसी का सपना होता है मेन आईपीएस आईएएस बनना, लेकिन 1000 पोस्टों में से सिर्फ 100 बंदा, 120 बंदा आईपीएस बनेगा। अपनी मर्जी से नहीं बनेगा, वो भी गवर्नमेंट बोलेगी जिसको बनाना आईपीएस। 120 बच्चा, 100 बच्चे को बनाएंगे आईएएस, और बाकी जो 500-700 बच्चे आएंगे उसको अपनी मर्जी से धकेलेंगे, वो जहाँ मर्जी भेजना चाहते हैं अधिकारी बना देंगे। बट इंटरेस्टेड पोस्ट नहीं होती। जिस बच्चे का शुरू से सपना है कि आईपीएस बनना, आईपीएस बनना, वो बच्चा अगर आईपीएस की पोस्ट नहीं मिली तो उसने तो अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद करने के बाद भी अगर नॉर्मली रहा तो उसका सपना खत्म हो गया, है ना। तो इसमें नौकरी का रेशियो क्या बोलता है, 11 लाख बच्चों में से अगर 1000 बच्चा सिलेक्ट होगा तो मतलब ये है कि नौकरी पाने के चांस है 0.009, 1% चांस भी नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे भागना नहीं होता, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन यूपीएससी का अगर किसी का सच में सपना होगा तो सीरियस नहीं हो जाना भाई यूपीएससी क्लियर करना। जो यूपीएससी के लिए ज़्यादा मरे पड़े हैं ना लोग, बर्बाद हैं, जल्दी हो जाएंगे वो लोग। अब इस रिकॉर्डिंग को मेरे को डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्लेम हो जाएगा मेरे पे भी, है ना। इसको नहीं डालेंगे बोलेंगे देश के युवाओं को भटकाते हुए। पर सच्चाई यार, देश में 15% बच्चे जो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं करते सुसाइड करते हैं दुनिया में, इंडिया में। और इंटरव्यू क्लियर करने की भी कंडीशन बड़ी हार्ड है इसमें। इसमें पहला राउंड, दूसरा राउंड इंटरव्यू क्लियर करो, बड़ा टफ है। लेकिन मैं अपने, मेरे फ्रेंड है, 1-2 फ्रेंड है इधर अपने बटसर साइड के बच्चे हैं हमीरपुर में, मेरे साथ पढ़े हैं। मेरी एज हो गई कि मैं अपना 15 साल 10-12 साल नौकरी करके बैठ गए, घर में आ गए, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे आज भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान लो भाई आज की डेट में वो क्लियर भी कर लेंगे यूपीएससी, लेकिन उनको आईपीएस नहीं बनाया गया। 100 बच्चे इंडिया के बनेंगे आईपीएस, पूरे नहीं बन जाएंगे। तो भी दुख है ना उनको कि यार पूरी 10 साल 15 साल उम्र में पढ़ाई करी, एंड में हमें धकेल दिया किसी खाद्य विभाग में या फिर एक्साइज में डाल दिया। तो भी नुकसान है उनका। अगर बाई चांस नहीं हुई सरकारी जॉब तो वो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। 25-30 लाख खर्च कर चुके हैं वो, 10,000 की नौकरी नहीं कर सकते वो लोग। तो बहुत कुछ लाइफ में होता है अगर सपना है। हमारे सेंटर में भी स्टूडेंट्स हैं 2-3, उनका मैं पूछा कि क्या ड्रीम है लाइफ का। सर यूपीएससी क्लियर करेंगे हम लोग। मैं यूपीएससी क्लियर करने तो पहले ज्ञान ले लो इसके बारे में कि है क्या यूपीएससी और क्लियर कैसे होती है। यूपीएससी वही बच्चा क्लियर करे जिसका अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्कूल में, अपने स्टेट में नाम सिक्का चलता है। पता लगा आप स्कूल में 100 बच्चे, 100 बच्चों में से 20वीं रैंक है आपकी। जब आप स्कूल में नहीं टॉप पा रहे हो तो इंडिया में कहाँ टॉप पहुँच जाओगे, है ना। तो इसमें ज़्यादा नहीं, अगर ट्राई तभी मारनी चाहिए जब पता है कि हम स्कूल में भी टॉपर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट में नाम है। हिमाचल की टॉप रैंकिंग होती है, 200 बच्चों में भी आपका नाम है तो ट्राई कर लो, लग जाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन स्कूल में भी आपके 50% नंबर आ रहे और ट्राई करे यूपीएससी के लिए, तब तो बर्बाद है ना। फिर इससे अच्छा कुछ और कर लो। अब ये वीडियो मेरे को डालना नहीं पड़ेगी यार, काट देनी पड़ेगी, नहीं तो जिया दीवान वो कर देगी कि यार भटका दिया हम लोगों को। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सर। ओके, कल मिलते हैं, सी यू। बाय सर। ओके बाय, टेक सर बाय केयर। सर। ओके बाय।